अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदा तय पा गया है और कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। और मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। इस अहम मुआहदे को जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर पाक भारत कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती हुई जारियत के तनाजुर में वाज़ेह रहे कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का अहम दौरा किया था, जिसके दौरान ये मुआहदा तय पाया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी मुताबिक वली अहद और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 17 सितंबर को मुमलिकत सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज के अल यमामा पैलेस में वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मौज़ूआत का जायज़ा लिया और तबादला ख्याल किया। एलामिया में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी, भाईचारा और इस्लामी यकजहती के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते समेत दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। जबकि मुआहदा होने के बाद सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी हमलावर के खिलाफ एक मुहाज़ हमेशा और अबद तक। इस सारी सूरत हाल में इस मुआहदे को मगरबी मीडिया में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर ख़ास कवरेज दी जा रही है। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक की जानिब से इसराइली जारियत पर बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ात के तनाजुर में इसको अहमियत दी जा रही है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने मुआहदे से मुतालिक लिखा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा इस वक्त सामने आया है जब खलीजी अरब ममालिक को अमरीका पर इन्हिसार करने के हवाले से खदशात लाहक हैं, क्योंकि खलीजी अरब रियासतें अमरीका की देरीना सिक्योरिटी ज़ामिन की हैसियत के हवाले से बेयकीनी का शिकार हैं और ये खदशात गुज़िश्ता हफ्ते कतर पर इसराइली हमले के बाद मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इसी तरह अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। ये मुआहदा इस वक्त सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ है। जबकि CNN ने लिखा है कि खलीजी अरब ममालिक की जानिब से अमरीका की सिक्योरिटी ज़मानतों पर बढ़ते हुए खदशात के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस हवाले से हेडलाइन लगाई है कि सऊदी अरब ने एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये इक़दाम कतर में हमास के रहनुमाओं के कत्ल की कोशिश के बाद इसराइल के लिए एक पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने अरब दुनिया में बेचैनी पैदा कर दी है। इसी तरह इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा भारत और इसराइल के लिए स्ट्रेटेजिक धचके पैदा करेगा। पाकिस्तान के साथ अपने इत्तेहाद को बाज़ाब्ता शक्ल देकर सऊदी अरब ये इशारा दे रहा है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में उसके पास डेटरेंस के मुतबादिल सहारे मौजूद हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा उस वक्त हुआ है जब खलीजी ममालिक दोहा में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमले के बाद तशवीश में मुब्तला हैं। ये इक़दाम अमेरिका और इसराइल के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है कि सऊदी अरब अपने सिक्योरिटी अलायंस को डाइवर्सिफाई करने और अपनी दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के लिए तैयार है। जबकि रॉयटर्स ने इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है जिसमें लिखा है कि सऊदी अरब और एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान ने बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिससे दोनों ममालिक की दहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी शराकतदारी नुमाया तौर पर मजबूत हो गई है। ये मुआहदा इसराइल के कतर पर हमले के एक हफ्ते बाद सामने आया है, जिसने खित्ते में सिफारती तवाज़ुन को बदल कर रख दिया है।
दिफाई ताल्लुकात में इस पेशरफ्त के साथ खलीजी अरब रियासतें अमेरिका पर अपने सिक्योरिटी जामिन के तौर पर बढ़ती हुई बेएतमादी का इजहार कर रही हैं। जबकि एक सीनियर सऊदी एहलकार से पूछा गया कि आया अब पाकिस्तान सऊदी अरब को एटमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का पाबंद होगा, तो उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि ये एक जामे दिफाई मुआहदा है जो तमाम अस्करी ज़राए पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला वाहिद मुसलमान अक्सरियती मुल्क है और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज भी रखता है, जिसके बारे में उसने बारहा कहा है कि यह हमसाया दुश्मन भारत का मुकाबला करने पर मरकूज है। एक सऊदी एहलकार ने मुआहदे की टाइमिंग से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि यह मुआहदा बरसों की बातचीत का नतीजा है और ये किसी मखसूस मुल्क या मखसूस वाक़यात का रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और गहरे ताउन को इदारा जाती शक्ल देने का अमल है। इसराइल की जानिब से 9 सितंबर को दोहा में फ़िज़ाई हमलों ने अरब ममालिक को शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक गजा में जंग से पहले अमेरिका की इत्तेहादी खलीजी बादशाहतों ने अपने देरीना सिक्योरिटी खदशात को हल करने के लिए ईरान और इसराइल दोनों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। रवां साल कतर को 2 मरतबा बराह रास्त हमलों का निशाना बनाया गया, एक बार ईरान की तरफ से और एक बार इसराइल की तरफ से। यह आम तौर पर समझा जाता है कि इसराइल के पास एक बड़ा एटमी ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन वो न्यूक्लियर इबहाम की पॉलिसी पर अमल पैरा है, यानी ना वो जौहरी हथियार रखने की तस्दीक करता है और ना ही इसकी तरदीद करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसके एटमी हथियार सिर्फ भारत के खिलाफ बतौर डेटरेंस रखे गए हैं और उसके मिसाइल इस हदफ के साथ तैयार किए गए हैं कि वो मशरिक में भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकें। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दहाइयों पर मुहित इत्तेहाद, मुश्तरका मजहब, स्ट्रेटेजिक मफादात और मुआशी बाहिमी इन्हिसार से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के फौजी तवील अरसे से सऊदी अरब में तैनात हैं, जिनकी मौजूदा तादाद 1500 से 2000 के दरमियान है, जो सऊदी फ़ौज को ऑपरेशनल, तकनीकी और तरबियती मुआवनत फराहम करते हैं। इसमें सऊदी फ़िज़ाइया और बर्री अफ़वाज को मदद फराहम करना भी शामिल है। जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज दिया है, जिसे गुज़िश्ता साल दिसंबर में तोसी दी गई ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा दिया जा सके। हालिया मुआहदा पाकिस्तान की मई में भारत के साथ फौजी झड़प के चंद माह बाद सामने आया है। इसी तरह ब्लूमबर्ग ने हेडलाइन लगाई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदे के जरिए अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना दिया है। जबकि ब्लूमबर्ग की तफसीली रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से जून में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मेज़बानी के बाद से पाकिस्तान ने खित्ते के मामलात में फ़ाल किरदार अदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने जून में ईरान और इसराइल के दरमियान मुख्तसर जंग के दौरान सालिसी में मदद की पेशकश की और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते ही कतर पर इसराइली हमले के बाद सिर्फ एक हफ्ते में 2 मरतबा दोहा का दौरा किया। जनूबी एशिया के उमूर के तज्ज़ियाकार और एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा के नॉन रेजिडेंट फेलो माइकल कुगलमैन के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ एक नया बाहिमी दिफाई मुआहदा ही नहीं किया, बल्कि अपने एक ऐसे करीबी इत्तेहादी के साथ ये मुआहदा किया है जो भारत का भी अहम शराकतदार है। उनके मुताबिक ये मुआहदा मुस्तकबिल में भारत के साथ झड़पों को रोक नहीं सकेगा, लेकिन इससे पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मकाम पर आ गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अहम पुश्त पनाहों में चीन, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात में सरमायाकारी की है। सऊदी अरब ने इस साल के अवाइल में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान तवानाई ताल्लुकात को बढ़ाने और दिफा समेत वसी तर सनतों में करीबी ताउन पर इत्तफाक किया था। जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तकरीबन $5 अरब के कर्जे और मौखर अदायगी पर तेल भी फराहम किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अफसरान को फौजी तरबियत दी है और दोनों ममालिक ने हाल ही में मुश्तरका फौजी मशक़ें भी की हैं। रिटायर्ड पाकिस्तानी मेजर जनरल जाहिद महमूद के मुताबिक सऊदी अरब के साथ यह मुआहदा पाकिस्तान की दीगर ममालिक के साथ इसी नौइयत के मुआहदे करने की कोशिशों को भी तक़वियत दे सकता है। ये मुआहदा उस वक्त सामने आया जब इस माह कतर में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने वाले इसराइली हमले ने खलीजी अरब ममालिक और यहूदी रियासत के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की अमरीकी हिमायत याफ्ता कोशिशों को बड़ा धचका पहुँचाया। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने के मीडिया ताशी डॉक्टर जमाल अल हरबी ने अरब न्यूज़ में इस मुआहदे से मुतालिक लिखा है कि इस मुआहदे का मकसद कई सतहों पर फौजी ताउन को वुसअत देना है। अहम निकात में मुश्तरका फौजी मशक़ें शामिल हैं, जिनके ज़रिए ऑपरेशनल तैयारी, बाहिमी हम आहंगी और इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाया जा सके, ताकि उभरते हुए ख़तरात ख़ुसूसन दहशतगर्दी और क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा इसमें दिफाई सनत में ताउन शामिल है, जिसमें टेक्नोलॉजी की मुंतकली और फौजी साजो सामान की मुश्तरका तैयारी के इम्कानात मौजूद हैं। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग और तरबियत भी शामिल है, जो पाकिस्तानी फौजी एहलकारों की सऊदी अफवाज के साथ तवील अरसे से जारी रिवायत पर मबनी है। डॉक्टर जमाल अल हरबी ने मजीद लिखा है
कि इन शोबों में ताउन को बाज़ाब्ता शक्ल देकर यह मुआहिदा दहाइयों से जारी गैर रस्मी ताउन को एक मुनज़्ज़म इत्तिहाद में बदल देता है। ये मुआहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है, जो इसे दीगर खित्तों में पाए जाने वाले स्ट्रेटेजिक दिफाई पार्टनरशिप्स के करीब तर लाता है। इस मुआहिदे का वक्त बदलते हुए पेचीदा सिक्योरिटी माहौल की अक्कासी करता है। मशरिक़ वस्ता अब भी इलाकाई दुश्मनियों और बदलते हुए इत्तिहादों का मरकज़ है, जबकि जनूबी एशिया पाक भारत कशीदगी और अफगान तनाज़े के बाद की सूरत हाल से जुड़ी मुसलसल गैर यकीनी कैफियत का सामना कर रहा है। सऊदी अरब के लिए यह मुआहिदा उसके इस अज़म की अक्कासी करता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारियों को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अगरचे तारीखी तौर पर वो मगरबी ताकतों के साथ मुंसलिक रहा है, लेकिन हालिया बरसों में सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील देने में ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश की है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी बड़ी फौज, एटमी सलाहियत और जोग्राफियाई अहमियत के साथ एक फितरी शराकतदार के तौर पर सामने आता है। पाकिस्तान को यह मुआहिदा एक ऐसे वक्त में इत्मीनान फराहम करता है जब वो मुआशी कमजोरी और सिफारती चैलेंजेस का सामना कर रहा है। दुनिया की दौलतमंद और बाअसर रियासतों में से एक के साथ ये मुआहिदा पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी हैसियत को मुस्तहकम करता है और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में सरमायाकारी के मुमकिन रास्ते फराहम करता है। ये मुआहिदा दोनों खित्तों में सिक्योरिटी कैलकुलेशंस को नई शक्ल देने का इम्कान रखता है। जारियत की सूरत में मुश्तरका तौर पर रद्द-ए-अमल देने के वादे के जरिए सऊदी अरब और पाकिस्तान एक वाज़ेह दिफाई पैगाम देते हैं। ये अज़म मुमकिन तौर पर दोनों में से किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना इक़दामात के इम्कानात को कम कर सकता है, ये जानते हुए कि इसका जवाब दो ताकतवर मुमालिक की यकसां कार्रवाई की सूरत में मिल सकता है। डॉक्टर जमाल अल हरबी ने मजीद लिखा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर यह मुआहिदा सऊदी अरब के बदलते हुए किरदार को उजागर करता है, जो न सिर्फ अपनी सलामती का ज़ामिन बन रहा है बल्कि अपनी शराकतदारी का भी। पाकिस्तान के लिए यह मुआहिदा उसकी हैसियत को एक अहम मुस्लिम अक्सरियती रियासत के तौर पर मजीद तक़वियत देता है, जो आलमी और इलाकाई सलामती में हिस्सा डालने की सलाहियत रखती है। मुबस्सरीन का कहना है कि यह मुआहिदा वसी तर इत्तिहादों को मुतासिर कर सकता है। जनूबी एशिया में यह भारत को पाकिस्तान के साथ डील करते वक्त मजीद मोहतात बना सकता है। खलीज में ये ईरान और दीगर इलाकाई ताकतों की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली पर असरअंदाज हो सकता है। आलमी सतह पर अमरीका, चीन और रूस इस शराकतदारी के इर्तका पर करीब से नजर रखेंगे, क्योंकि उनके दोनों खित्तों में गहरे मफादात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं। दहाइयों से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुसलसल मुआशी मदद फराहम की है, जबकि पाकिस्तानी फौजी एहलकार तवील अरसे से सऊदी दिफाई प्रोग्राम्स में हिस्सा डालते आ रहे हैं। ये ताल्लुकात सकाफती और मजहबी रिश्तों के जरिए भी परवान चढ़े हैं, जिन्हें सऊदी अरब में मुकीम और काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी तारिकीन वतन ने मजीद मुस्तहकम किया है। डॉक्टर जमाल अल हरबी ने मजीद लिखा है कि यह मुआहिदा बहरहाल एक मयारी तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। माजी में ताउन अक्सर मौके की बुनियाद पर या मखसूस मसाइल तक महदूद रहता था, लेकिन यह नया मुआहिदा ताल्लुकात को इदारा जाती शक्ल देता है और दिफा को दो तरफा रवाबित के बुनियादी ढांचे में जम करता है। सऊदी अरब में विजन 2030 की इस्लाहात और पाकिस्तान की दिफाई पैदावार में बढ़ती हुई महारत के पेश नज़र नए उभरते हुए सिक्योरिटी शोबों जैसे साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खलाई दिफाई निज़ाम में बाहिमी फ़ायदेमंद सनती शराकतदारियों के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन उम्मीदों के बावजूद चैलेंजेस भी बरकरार हैं। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात उसकी दिफाई जिम्मेदारियों को वुसअत देने में भारी सरमायाकारी की सलाहियत को महदूद कर सकती हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब को इस इत्तेहाद को दीगर इलाकाई फरीकों के साथ मुकालमा जारी रखने की अपनी कोशिशों के साथ मोहतात तवाजुन में रखना होगा। इसके अलावा ये मुआहिदा कुछ आलमी ताकतों की जानिब से जांच पड़ताल या बेचैनी को दावत भी दे सकता है। अमरीका, जो दोनों मुमालिक का देरीना शराकतदार है, इस मुआहिदे को अपनी बदलती हुई इलाकाई पॉलिसियों के तनाजुर में देख सकता है, और चीन, जो पहले ही पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी और सऊदी अरब का उभरता हुआ शराकतदार है, उसको से अफ्रीकी ताउन के मौके के तौर पर देख सकता है। लिहाजा इस मुआहिदे की कामयाबी का इन्हिसार न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मजबूती पर होगा, बल्कि दोनों मुमालिक की सिफारती महारत पर भी होगा कि वो बैरूनी दबाव को किस तरह संभालते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा दो तरफा ताल्लुकात में एक संगे मील की हैसियत रखता है। यह दहाइयों पर मुहित दोस्ती, इक्तिसादी ताउन और सकाफती रिश्तों को एक बाज़ाब्ता सिक्योरिटी इत्तेहाद में बदल देता है, जिसके दूररस असरात होंगे। जारियत के खिलाफ एक दूसरे का दिफा करने के अहद के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक ताउन के एक नए दौर की बुनियाद रख दी है। एक ऐसा दौर जो दिफा से आगे बढ़कर सियासी, मुआशी और टेक्नोलॉजी के शोबों तक फैलता है। अगर इस मुआहिदे पर मौसर तरीके से अमल दरामद किया गया तो ये मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के सिक्योरिटी मंजरनामे को नई शक्ल दे सकता है। दोनों मुमालिक को ज़्यादा इस्तेहकाम फराहम करते हुए खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। सबसे बढ़कर यह इस बात की तजदीद है कि बदलते हुए इत्तेहादों की दुनिया में सऊदी अरब और पाकिस्तान साबित कदम शराकतदार हैं, जो एतमाद, मुश्तरका मफादात और एक ज़्यादा महफूज मुस्तकबिल के इज्तिमाई विजन से जुड़े हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में जहां मगरिबी मीडिया इस मुआहिदे को
इसराइल और अमेरिका के तनाजुर में देख रहा है। वहीं भारत में भी ये मुआहदा ज़ेर बहस है। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस हवाले से सवाल पर कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। भारतीय हुकूमत को इल्म था कि यह पेशरफ ज़ेर गौर थी, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील अरसे से जारी इंतज़ाम को एक बाज़ाब्ता शक्ल देती है। हम इस पेशरफ के अपने कौमी सलामती, खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर असरात का जायज़ा लेंगे। भारतीय हुकूमत भारत के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हर सतह पर जामे कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो इस मुआहदे का जायज़ा ले रही है, मगर भारत में इस हवाले से मोदी हुकूमत और उनकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद की जा रही है और भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इसे सिफारती नाकामी करार दे रहे हैं। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह ने इस अहम दिफाई मुआहदे पर तबसरा करते हुए एक्स पर लिखा कि अगर भारत की पिछले 11 बरसों की हिकमत अमली पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की थी तो 2025 में यह ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रही। चीन और अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब। सुशांत सिंह ने एक और पोस्ट में लिखा कि यह भारत के लिए किसी भी सूरत में अच्छी खबर नहीं हो सकती, चाहे अमली हालात जैसे भी हों। इससे पाक भारत तनाज़े में एक और गैर मुल्की ताकत शामिल हो जाती है और भारत के लिए दायरा अमल महदूद हो जाता है। बिलाशुबा इस मुआहदे की असल अहमियत सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के एटमी हथियारों और फौजी सलाहियत के हवाले से है। इसी तरह इस मुआहदे पर भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहा है और इसे खारजा पॉलिसी की बड़ी नाकामी करार दे रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, ये विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी लग चुकी है। सऊदी अरब जो कि अरब दुनिया का राजा है, अब वो पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया है। वो कैसे बॉडीगार्ड बन गया है? लिटरली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। ये बात की गई है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब मानेगा कि उस पर हमला हुआ है, तो सऊदी अरब की सेना भी जो है वो पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। ये दोनों साथ में लड़ेंगे। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं माना जाएगा, वो साथ में सऊदी अरब पे भी हमला माना जाएगा। मोदी सरकार इसको डाउन प्ले कर रही है, ऐसे जता रही कि जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो। हकीकत ये है कि ये एक बड़ा झटका है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए, भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत की भिड़ंत होती है तो सऊदी अरब फिर किनारे खड़े होकर देखता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वो भी पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ अपनी बहुत अच्छी साझेदारी कर रखी है सुरक्षा के मामले में और आर्थिक स्तर पर भी। डोनाल्ड ट्रंप कितने मेहरबान हैं हम ये लगातार देख ही रहे हैं, पूरी तरह से मेहरबानी उन पर बरसा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया है, एक ऐसा डिटरेंस खड़ा कर लिया है जिसमें भारत के लिए अब आसान नहीं होगा कि आपने तय कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। इसके अलावा इस मुआहदे का भारत के साथ साथ एक पहलू अमेरिका से मुतालिक भी है, क्योंकि अमेरिका न सिर्फ सऊदी अरब का अहम इत्तेहादी है बल्कि सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में उसकी अहम फौजी मौजूदगी भी है और वो काफ़ी अरसे से इन ममालिक को सिक्योरिटी ज़मानतें भी फराहम करता रहा है। और आम बात यह है कि कल इस अहम मुआहदे पर दस्तखत से पहले सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सेंटकॉम चीफ से अहम मुलाकात भी हुई थी। इस हवाले से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हमने अपने दिफाई ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की, साथ ही उनका सामना करने के लिए हमारी मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की ताकि बैनुल-अक़वामी अमन सलामती को बरकरार रखा जा सके। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आप अरब समिट में भी मौजूद थे, फिर वज़ीर आज़म के साथ कल भी मौजूद थे। अरब समिट के बाद आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आप मायूस नहीं हैं, आपको लगता है कि चीज़ें जिस तरफ बढ़ रही हैं नेटो तर्ज का इत्तिहाद हो सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का फिर एक इत्तिहाद होता है जिसमें नेटो तर्ज का जो आर्टिकल है वो भी शामिल है कि पाकिस्तान एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। अब भारत इस हवाले से कह रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बात को, जो उनका इनिशियल रिएक्शन है, क्या ये एक्सपेक्टेड था या हालिया वाकयात के बाद अचानक हुआ है?
देखिए, ये बातचीत जो है हमेशा से सऊदी अरेबिया के साथ हमारी रही है पाकिस्तान की। आपको पता होगा कि लार्ज कंटिंजेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड एयरफोर्स वहाँ पे रहा है, कई साल, कई दहाइयों से रहा हुआ है वहाँ पे। तो ये एक, इसमें कोई मैं समझता हूँ कि अब इसको ज़्यादा डिफ़ाइन किया गया है, उस रिलेशनशिप को, एक अंडरस्टैंडिंग को जो है एक दफ़ाई मुआहदे की सूरत दी गई है। और ये दिस इज़ एम्बेडेड इन हिस्ट्री ऑफ आवर मिलिट्री कोऑपरेशन एंड आवर अदर relationship, especially our brotherly relationship with Saudi Arabia। और उसकी रिलेशनशिप का एक तकद्दस भी है वहाँ पे, हरमैन शरीफैन की जो मौजूदगी है वो हमारे लिए एक उधर उसकी हिफाजत करना, उस सरजमीन की हिफाजत करना जो है हमारे लिए एक बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा समझा जाता है सारे पाकिस्तान में। इस वक्त तनाजुर में, क्योंकि जब होता है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तान की तो भारत के साथ नहीं बनती, और हालिया भी जंग हुई, तो क्या ये समझा जाए कि बाकायदा तौर पर एक वो भी उस तरीके से इन्वॉल्व होंगे? अगर पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा होता है, फिर सऊदी अरब का किसी से तनाज़ा होता है, तो हमारी भी फोर्सेज इन्वॉल्व होंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कोई किसी जो है वो मुल्क का नाम नहीं लिया कि कौन मुल्क जो है वो अग्रेसर होगा तो हम जो है वो रिटेलिएट करेंगे। ना सऊदी अरेबिया ने उसका कोई नाम लिया है, ना हमने कोई नाम लिया है। तो इट इज़ जस्ट एक अम्ब्रेला है जो प्रोवाइड किया गया है दोनों अतराफ से कि किसी के साथ भी एग्रेशन हो, किसी साइड से भी एग्रेशन हो, वो जॉइंटली उस चीज़ को जो है डिफेंड किया जाएगा, उस एग्रेशन का जवाब दिया जाएगा। इट इज़ नॉट एन एग्रेसिव पैक्ट और डिफेंस अरेंजमेंट, इट इज़ बेसिकली ए डिफेंसिव अरेंजमेंट जो है। तो इसलिए किसी को अगर इसमें कोई नज़र आ रहा है जी कि हमने कोई जिस तरह नेटो जो है वो एक डिफेंसिव अरेंजमेंट है और उसमें जितनी क्लॉजेज हैं नेटो में भी, कहीं भी उनकी एग्रेशन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है कि वहाँ पे किस तरह उस नेटो ने जो है वो ओवर द ईयर्स और ओवर द डेकेड्स जो है क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये बेसिकली डिफेंसिव, आपको याद होगा कि हमने उनकी ट्रेनिंग में, उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग में, उनकी लैंड फोर्स की ट्रेनिंग में, उनकी दूसरी जो इंटरनल फोर्सेस जो हैं उनकी ट्रेनिंग में पाकिस्तान बड़ी देर से इन्वॉल्व रहा है। तो ये उस चीज़ की मैं समझता हूँ एक एक्सटेंशन है, उसको फॉर्मलाइज कर लिया गया है, जो बड़ी खुशाइंद बात है। और इसमें जो आपने मुझसे सवाल पूछा है उसका बिल्कुल जवाब जो है मैं यस में दूंगा कि ये अगर अग्रेशन होती है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट होती है या पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है, उसको हम मिल के उसका दिफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और साहब, और इस सूरत में क्या मजीद भी अरब ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं इस मुआहदे में? देखें, मैं ये बात जो है ये मैं उसका इस वक्त जवाब जो है वो प्रीमेच्योरली नहीं दे सकता, लेकिन कुछ दरवाजे बंद नहीं हुए ये मैं ज़रूर कहूँगा। मैं ज़रा केयरफुली वर्डेड रखना चाहता हूँ इसको। और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि नेटो की तर्ज का जो है वो एक मुआहदा होना चाहिए और हमारा हक भी है। हमारे यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है और हमारे ख़ित्ते में आप देख लें पिछले 25-30 साल की तारीख जो है हमारे ख़ित्ते में, बल्कि इससे पीछे और पीछे चले जाएँ 40-50 साल की तारीख जो है उसमें खलफशार ही खलफशार रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी हक है इस खित्ते में जो ममालिक हैं, जो आबादी है, खुसूसन मैं मुसलमान आबादी की बात करूँगा, उनका एक बुनियादी हक है कि वो मिल के अपने खित्ते का, अपने ममालिक का, अपने अवाम का जो है दिफा करें। और ये जो मुआहदा हुआ है इसमें कोई ये क्लॉज नहीं है कि कोई और जो है इसमें शामिल नहीं हो सकता या पाकिस्तान जो है किसी और से मुआहदा नहीं कर सकता, लेकिन इट विल ऑलवेज बी ए डिफेंसिव मैकेनिज्म और अरेंजमेंट जो है। और साहब मुझे ये बताएगा कि अब ज़ाहिर जो मगरबी मीडिया इसको जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है वो ये कि जो खलीजी ममालिक हैं, इसराइल पर जब कतर का हमला हुआ उसके बाद
उन्होंने रीवैल्यूएट किया है कि वो अमेरिका की तरफ देख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए या नहीं, और फिर उसी के तनाजुर में वो इस मुआहदे को ले रहे हैं। अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, सऊदी अरब के तो बहुत ही अच्छे हैं, और जो सऊदी वजीर दिफा हैं उनकी अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर से मुलाकात भी हुई और उसके बाद पाकिस्तान का ज़ाहिर ये मुआहदा हुआ है। तो क्या अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेकर हुआ है या अमेरिका पर कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है उसके नतीजे में हुआ, ये दोनों ही बातें ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस अरेंजमेंट में किसी और तीसरे फ्रीक के साथ जो है कॉन्फिडेंस में या एतमाद में लेने का जो है वो कोई जवाज ना बनता था ना है। ये मैं फिर जो है रीट्रेट करूंगा कि ये मुआहदा जो है वो बिल्कुल वो कोई हेजेमोनिक अरेंजमेंट नहीं होगी, वो एक डिफेंसिव अरेंजमेंट होगी। और दूसरा, अमेरिका की आपने बात की, देखें अमेरिका की इतनी ममालिक के साथ अरेंजमेंट्स हैं डिफेंस की, नेटो है, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है आप पिछले 2-2.5 साल डेमोन्स्ट्रेट होते देख रहे हैं, जो डिफेंड करने के एक बहाने या एक कवर पे जिस तरह वहाँ पे खून की होली खेली जा रही है। 72 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका इस जंग में जो गजा के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो लड़ी जा रही है उसमें झोंक चुका है, ऑलरेडी झोंक चुका है। और असला जो है अमेरिकन है, बारूद अमेरिकन है, बल्कि जो रिजर्व जो हैं वहाँ के ख़त्म हो गए हुए हैं उनके हमातियों के, इसराइल के हमातियों के उनके जो अपने रिजर्व्स होते हैं एमुनिशन के और दूसरी चीज़ों के। इसी तरह ये एप्लीकेबल जो है वो यूके के ऊपर भी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा बुनियादी हक है कि हम अपनी दिफा के लिए, हमारा कोई किसी के खिलाफ जो है टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने का खुदा न खास्ता या किसी पे हमला करने का बिल्कुल कतई तौर पे कोई इस किस्म की नहीं, लेकिन एक बुनियादी हक जो है हमारा वो हमें डिनाई नहीं किया जा सकता, और वो हमने हक जो है कल एक्सरसाइज किया है। और जहाँ तक आपने दूसरे ममालिक की बात कही है, बिल्कुल ये अरेंजमेंट जो है दूसरे वालों के साथ भी की जा सकती है। और मेरा एक अपना इम्प्रेशन है, मेरा ज़ाती है कि वहाँ पे जो परसों तरसों कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका आपने हवाला दिया है, वहाँ पे ये सेंटिमेंट जो था वो बड़ा विजिबली नज़र आ रहा था। ये अलग बात है वो प्रोनाउंस नहीं हुआ था वो सेंटिमेंट जो है, लेकिन ये सेंटिमेंट जो है उसकी एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रही थी। वहाँ पे जो 57 ममालिक जो है मुस्लिम बैठे हुए थे, उनमें ये on them that if they don't get united they'll be sword one by one। ये एक बड़ी साफ नजर आ रही है बात जो है। मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि लीबिया से लेके शाम और उसके बाद लेबनान, उसके बाद इराक, ये सारे का ऑन वन प्रीटेक्स्ट और अदर ये इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी इंसानी हक जो है अपने आप को दिफा करने का, वो हमने एक्सरसाइज किया है। और मगरिबी मीडिया जब समिट में वजीर आजम गए, आपका डेलीगेशन गया, तो पाकिस्तान का तारुफ ये हो रहा था कि वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो कि एक न्यूक्लियर पावर है। वहाँ पर अल जजीरा हो, दीगर चैनल्स हो, वो यही तारुफ करा रहे थे। अब जब मुआहदा हो गया है तो भी पाकिस्तान का तारुफ मगरिबी मीडिया में यही हो रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। तो क्या ये इस मुआहदे के तहत जो डेटरेंस पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार देते हैं वो सऊदी अरब को भी हासिल हो जाती है? नहीं, मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो आपने कहा कि वहाँ पे जो मीडिया, देखें पाकिस्तान के दो चीज़ें जो है ना वो बियॉन्ड एनी डाउट जो है वो साबित हो गई हैं, हुई हैं। एक तो हमारी न्यूक्लियर पावर है, उसको साबित हुए इस वक्त क्वार्टर सेंचुरी हो गई है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये हमने न्यूक्लियर पावर अपने आप को डिक्लेयर किया था एक्सप्लोजन करके। अब जहाँ तक उसके बाद जो है वी हैव आर्म्ड फोर्सेस व्हिच आर नाउ बैटल हार्डन्ड, उनके टेस्ट हो चुका है। अभी 3-4 महीने पहले जो है एक अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तिहान में जो है कामयाब किया है, और बड़ी जो है इज्जत और आबरू के साथ कामयाब किया है। सो किसी भी मुल्क का जो एक एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ जो है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो टेस्ट हो चुकी हुई है।
इसलिए लोगों ने ये पाकिस्तान का बार बार जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया है या वो इधर में हमारे भाई लोग जो हैं, हमारे जो हम मज़हब हैं, हमारे हमसाए हैं, वो हैं। तो मैं ये इसलिए इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए, और ये कोई किसी एबिलिटी पे ऊपर बार नहीं है। जो हमारे पास है, जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट के नीचे जो है अवेलेबल होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि पाकिस्तान जब से एक न्यूक्लियर स्टेट बना है, IAEA या जितनी भी एजेंसीज हैं, इवन वेस्टर्न पावर्स जो है पाकिस्तान की एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने की हैसियत को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस आर ओपन टू इंस्पेक्शन। उसके सर्टिफिकेट्स हमें मिलते हैं कि वी आर इन अबाइडिंग न्यूक्लियर पावर, हम किसी चीज़ की वायलेशन नहीं करते। वेयर एज जो एक आप इजराइल को पेट्रन कह लें वेस्टर्न पावर्स का, या वेस्टर्न पावर्स को इजराइल का पेट्रन कह लें, उन्होंने अपनी न्यूक्लियर जो है वो फैसिलिटीज़ जो है किसी को नहीं खोली। जब उन्होंने न्यूक्लियर पावर हैं, और बिल्कुल हैं, और सारे वेस्टर्न कंट्रीज को पता है। और वे बैक मैनी डेकेड्स बैक जो है न्यूक्लियर इंस्पेक्शन के ऊपर जो है, एज इट्स यू नो द स्टोरी गोज, के उन्होंने रिटेलिएट भी किया हुआ है इन ए वे कि ये हमारी न्यूक्लियर पावर जो है उसको क्यों इंस्पेक्शन क्यों की जा रही है, या उसको क्वेश्चन क्यों की जा रहा है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है मॉरली एंड अदरवाइज जो भी इस वक्त नॉर्म्स हैं दुनिया के अंदर, मुसलमान ममालिक और ये पाकिस्तान उसमें इंक्लूडिंग जो है, हम तो हर चीज के कानून की पाबंदी कर रहे हैं। वायलेशन जो है इजराइल की तरफ से हो रही है, उनके पेट्रन्स की तरफ से हो रही है। और मुझे ये भी बताएगा कि पाकिस्तान ज़ाहिर चीन के बहुत ज़्यादा करीब है, अब आपको लगता है कि चीन भी एक इकोनॉमिक पावर है? अरब ममालिक इस खित्ते में जो मामलात हो रहे हैं, और फिर अमेरिका के ऊपर जो उनका ट्रस्ट कम होता है, तो चीज़ें इस तरफ बढ़ सकती हैं कि अरब ममालिक चीन के ज़्यादा करीब हों? आई पर्सनली बिलीव के ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो इज़्ज़त थी फॉर लास्ट 300 ईयर्स और 400 ईयर्स जो है, जब वो कॉलोनियल पावर्स बने, ये सारे यूरोपियन ममालिक जो है वो रिसीड हो रही है। और आपने जिस मुल्क का नाम लिया है, चाइना, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो आने वाला वक्त जो है उसमें चाइना इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड। खान साहब, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की एक शिकायत अफगानिस्तान से भी है, वहाँ से मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। अफगान तालिबान की जब से हुकूमत आई है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। कतर ने मीडिएशन में बड़ा किरदार अदा किया था, सऊदी अरब का भी इन्फ्लुएंस माना जाता है। क्या ये ममालिक वहाँ भी किरदार अदा करेंगे? जो कुछ हो रहा है वहाँ पर ज़ाहिर पनाह ली हुई है तहरीक तालिबान ने, और वहाँ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान। देखिए, ये मेरा एक इस पे व्यू है, जो है मजबूरी के तहत या मसलत के तहत जो है उसको उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता जिस तरह होना चाहिए। और पुराना है, को मैंने उसमें कोई तरमीम नहीं की हुई उसमें। मेरी एक फीलिंग्स जो होती हैं मैं उनको ओपनली एक्सप्रेस भी करता हूँ, बाज़ औक़ात गालियाँ भी खाता हूँ, बाज़ औक़ात लोग नाराज़ भी होते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की सरजमीन देखें, हमने दोनों जंगें जो है ना अफगानिस्तान की जो लड़ी हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं था कि हम रशियन सोवियत यूनियन के खिलाफ करते जंग करते। हमारा कोई ताल्लुक नहीं था कि हम नेटो के इत्तेहादी बन के और थे। वो दोनों दफा अमेरिका जो है हमें बेयारो मददगार छोड़ के चला गया, और हमारे यहाँ पे आज भी शाखसाना जो है सारा उन्हीं दोनों जंगों के, चाहे वो तालिबान हो, TTP हो, या BLA हो, या कोई भी और हो। हमारा जो है हमारे यहाँ पे शहादतें रोज़ाना हम जनाजे उठा रहे हैं, अपने बच्चों के, शहीदों के, फौजियों के, सिविलियंस के जनाजे उठा रहे हैं। ये सारी लाइबिलिटी जो है हमारी उन जंगों में जो है शिरकत की वजह से हुई है। मैं आज भी समझता हूँ कि काबिल हुकूमत बिल्कुल मुखलिस नहीं है, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। वो उन्होंने हमें इन लोगों के जरिए हमें हॉस्टेज बनाया हुआ है, हमें ब्लैकमेल करते हैं। मैं बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ, कोई एम्बिग्विटी नहीं रखूंगा। मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरी 4-5 घंटे DGISI उस वक्त के मेरे साथ थे। आप कोई उनसे पूछ ले कि मैंने वहाँ पे क्या गुफ्तगू की थी, उनकी पूरी लीडरशिप बैठी हुई थी। जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ यही गुफ्तगू उन्होंने वहाँ पे की थी।
हमारे बच्चों का खून बहाया जाए, हमारी टेरिटरी पे हमले हों, हमारी टेरिटरी में बैठ के जो टेररिस्ट जो हैं उनसे इमदाद लें, उनकी टेरिटरी से उनको पनाह हासिल हो, ये हमसायों वाली बात मतलब तो फिर ये अरब ममालिक जिनका इन्फ्लुएंस भी है, ये हम मजहब वालों की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान इज अ होस्टाइल कंट्री, लेट मी डिफाइन इट। अफगानिस्तान इज अ होस्टाइल कंट्री और आखिरी मुल्क था पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करने वाला, आखिरी मुल्क था। सारी दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, अफगानिस्तान ने आखिर में रिकॉग्नाइज किया था। प्लीज रिमेंबर दैट। तो ख्वाजा साहब फिर क्या ये जो है अरब ममालिक अब इस पे किरदार अदा करेंगे जब इस किस्म के पैक्ट हो रहे हैं कि एक का हमला दूसरे पर हमला, तो अफगानिस्तान से भी दरअंदाजी हो रही है? जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, बिल्कुल जरूर करें। मैं उस चीज को जो है किसी भी सुलह की कोशिश की मजम्मत नहीं करूंगा या उसकी मुखालफत नहीं करूंगा, जरूर करें। लेकिन सुलह की कितनी कोशिशें हो चुकी हैं, कितनी दफा हम वहां पे जा चुके हैं, इस हुकूमत में भी गए हैं। और दूसरा ये बात है कि वो हमारी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए हुए हैं। एक सियासी पार्टी में इस गुफ्तगू में का नाम नहीं लेना चाहता, वो उनके हमायती हैं। हाथ जो है हमारे बच्चों के खून से रंगे हुए हैं, उनकी हमायत करते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि वो उनकी पनाहगाह है। तो ये दिस इन्वॉल्वमेंट इन आवर पॉलिटिक्स या हमारी पॉलिटिक्स क्या उनको पुष्टनाई करना। So this is a subject which is Pakistan should be very clear and we are very clear of it. बहुत शुक्रिया वज़ीर दफ़ा ख्वाजा साहब ने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इस पर हम तज़िया मालूम करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहिदा क्या होगा आगे जाके, एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा बात करेंगे सीनियर साहब हामिद मीर साहब से। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी पेशरफ्त हुई और जो भारतीय दफ्तर ख़ारजा है उसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो ये है कि भारतीय हुकूमत को इल्म था कि ये पेशरफ्त ज़ेर गौर है जो दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील अरसे से जारी इंतज़ाम को एक बाज़ाब्ता शक्ल देती है। हम इस पेशरफ्त को अपने कौमी सलामती, ख़ित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर असरात का जायज़ा लेंगे ना। मगर भारत में ज़ाहिर जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो तनकीद कर रहे हैं मोदी हुकूमत पर कि पाकिस्तान को आप तनहा करना चाह रहे थे मगर पाकिस्तान तो और मजबूत होता जा रहा है। क्या वाकई ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जिसने होना ही था, मगर पहले पाक भारत जंग का होना, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी को देखते हुए और फिर इसराइल की तरफ से कतर पर हमला होना, इन तमाम वाक़यात ने इसको एक्सपेडाइट किया और उसके नतीजे में ये हुआ है? देखें शाहजेब साहब, ये जो डेवलपमेंट है ये इतनी सिंपल नहीं है कि 9 सितंबर को इसराइल ने कतर पर हमला किया और उसके चंद दिन के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने फैसला कर लिया कि हम म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा करेंगे। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस वक्त तो आप और मैं, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, यकीनन सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पहले सिर्फ चाइना और तुर्की और आज़रबाईजान जो हैं वो पाकिस्तान के एक फ़ौजी इत्तेहादी तस्वुर होते थे, अब सऊदी अरब भी उसमें शामिल हो गया है। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सऊदी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत जो वो खुल के आपको बता नहीं सकती। वो चीज़ें क्या हैं वो सोचने की बात है। उस पर मुझे लगता यह है कि आने वाले दिनों में कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ आएंगी इंटरनेशनल मीडिया में, और वो ये हैं कि जो इसमें ज़्यादा जो कंसर्न था वो सऊदी हुकूमत का था, क्योंकि जब ये आपको पता है कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने कुछ मकबूजा इलाके जो हैं अपने वागजार कराने के लिए हमला किया, जिसको इजराइल समझता है कि हमारे इलाके थे, इजराइल कहता है जी ये हमारे पे हमला हो गया, हालांकि वो तो हमास ने अपने मकबूजा इलाके वापस लेने के लिए हमला किया था। तो उसके बाद जो सिचुएशन पैदा हुई तकरीबन उसमें 2 साल गुजर गए हैं। तो ये जो 2 साल थे, इन 2 साल में इजराइल ने बार बार मुख्तलिफ जो मुस्लिम ममालिक हैं उन पर हमला किया, और इसी दौरान में पाकिस्तान और चाइना की जो कोशिश है उससे सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी ठीक हो गए। तो सऊदी अरब और ईरान के करीब आने के बाद जो उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, और फिर चाइना ने भी कुछ इंफॉर्मेशन सऊदी अरब के साथ शेयर की, बहुत सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ शेयर की, और फिर बहुत सी इंफॉर्मेशन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ शेयर की। तो उसमें यह पता चला कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे मामलात हैं कि कुछ जो
मगरबी सफारतकार हैं, मगरबी कंपनियां हैं, वो अपने फ्रंट मैन्स के ज़रिए उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो इजराइल का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको फैला रखा है और वो इन दोनों कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और ये कतर पर हमला तो बहुत बाद में हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो इन मामलात पर काफ़ी अरसे से बातचीत कर रहे थे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे थे, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का तबादला है ये काफ़ी सालों से हो रहा है। तो उसमें बड़ी तेज़ी आई पिछले 5-6 महीने में, और पिछले 5-6 महीने की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये पता चला कि जो सऊदी अरब है उसके अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो इजराइल का जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो कवर के तौर पे काम करते हैं, कुछ बिजनेसमैन के तौर पे उन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं, कुछ दूसरे ममालिक के वो जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई मई 2025 में, उसमें खुल्लम खुल्ला इजराइल की तरफ से इंडिया को न सिर्फ सपोर्ट किया गया बल्कि इंडिया ने जो ड्रोन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए वो सारे मेड इन इजराइल थे। और मज़ीद जो एविडेंस है वो हो सकता है कि वो भी सामने आ जाए जो सऊदी अरब के अंदर इजराइल की जो एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वजह बनी है, और असल वजूहात, ये मेरी इंफॉर्मेशन ये है, असल वजूहात के सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा करने की ज़रूरत क्यों महसूस की, वो वजूहात अभी वो नहीं बता रहे। हो सकता है कि कुछ दिनों में जब वो आपको पता चलें या दुनिया को पता चलें तो फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि इजराइल जो है वो सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए एक थ्रेट नहीं है, इजराइल सिर्फ ईरान के लिए थ्रेट नहीं है, इजराइल पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है और सऊदी अरब के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। सर, इसमें इस बात का कितना फिर किरदार है कि जो ये अरब ममालिक हैं वो अमेरिका को एक सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर देखते हैं अपने लिए, वो गारंटी उन्हें कमज़ोर पड़ती नज़र आई है जब कतर पर हमला होता है और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से उस तरीके से मजम्मत नहीं की जाती, और नेतन्याहू फिर कहते हैं ट्रंप के कहने के बावजूद दोबारा नहीं होगा, नेतन्याहू कहते हैं दोबारा होगा। इसका कितना किरदार है कि जो सिक्योरिटी गारंटी की तवक्को वो अमेरिका से करते हैं वो उन्हें कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं। वो मुख्तलिफ कंपनियों को, मुख्तलिफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं और आप उनको पैसे पे करते हैं और वो आपके घर के बाहर वो पहरा देते हैं। ठीक है, बहुत सी जो गार्ड होते हैं वो आपके दफ्तर के अंदर भी होते हैं, उनके पास वेपन्स भी होते हैं, जदीद वेपन्स भी होते हैं। तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज यही काम करती है ना कि उन्होंने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी एजेंसीज आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बजाय आपका जो दुश्मन है वो उसके साथ क्वाइटली कोलैबोरेट करें, जैसा कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा है जी कि हमने अमेरिका को बता के हमला किया है कतर पे। तो ये जिस तरह आपका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपके साथ धोखा करता है, मेरा ख्याल है इसी तरह कतर के साथ भी धोखा हुआ है अमेरिका की तरफ से। कतर ने अमेरिका को अपने मुल्क में फौजी अड्डे बनाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि उसका ख्याल था कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो सिक्योरिटी तो नहीं मिली ना। और सऊदी अरब में भी बहुत से अमेरिकी फ़ौजी हैं, वहाँ पे भी उनके अड्डे हैं। अब पहले उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो चुकी है। तो सऊदी अरब ने भी ये रियलाइज़ किया कि ये अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात, दोस्ती, अमेरिका के हमारे मुल्क में फ़ौजी अड्डे, ये तो हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं है। तो अमेरिका इज़ नो मोर अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अमेरिका ने बहुत से मुल्कों के साथ इसी तरह के डिफेंस कोऑपरेशन के मुआहदे कर रखे हैं। एक उन्होंने मुआहदा किया हुआ है जनूबी कोरिया के साथ, एक उन्होंने मुआहदा किया हुआ है जापान के साथ, और कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ भी उनके मुआहदे हैं। तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई है। वो जितना मर्जी आजकल अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, तो पाकिस्तान में कोई अगर ट्रंप साहब पे तनकीद करता है तो वो कहते हैं यार ये आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, ट्रंप साहब जो हैं उन पर आप तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि कतर पर जो इजरायली हमला है वो अमेरिका को बताकर किया गया है, और उसके बाद कतर ने नहीं बल्कि सऊदी अरब ने और बहुत से अरब ममालिक ने ये रियलाइज़ किया है कि अमेरिका इज़ नो मोर अ रिलायबल एलाई, वो एक काबिल एतमाद इत्तेहादी नहीं है, वो अब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया, और मुझे लगता है कि इस मुआहदे में कुछ और गल्फ कंट्रीज़ भी शामिल हो सकते हैं।
और गल्फ कंट्रीज भी शामिल हो सकते हैं। अब जाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है, इस सारे सिनेरियो में सऊदी अरब और भारत के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, सरमायाकारी भी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब की तरफ से और भारत के दरमियान। तो इस सारे सिनेरियो में आप समझते हैं कि जब ये बात की जाए कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा, पाकिस्तान को तो जंगें हुई ही भारत के साथ हैं, हालिया भी जंग हुई, इसके अलावा जो सऊदी अरब को ख़तरा है वो उनके हिस्टोरिकली ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, अब बेहतर हैं, मगर फिर इसराइल के साथ अब ख़तरे की बात आती है। तो एक डेटरेंस प्रोवाइड ही करेगा बजाय इसके कि ये इसको हकीकी मानों में समझा जाए कि वाकई ऐसा होगा कि अगर पाकिस्तान और भारत आमने सामने आते हैं तो सऊदी अरब फिजिकली उस जंग में पाकिस्तान के लिए शामिल होगा, या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए शामिल होगा, या डेटरेंस होगा ये कि भाई ये एक सिक्योरिटी पैक्ट है दो ममालिक का। देखें, आपने खुद ही कहा ना अमेरिका एक सुपर पावर है, तो अमेरिका सुपर पावर है तो अमेरिका के मुफादात पर हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं हमला होता है, लेकिन वो सुपर पावर तो है। तो इसी तरह पाकिस्तान के मुफादात पर भी हमला होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर तो है। और वो लोग जो ये कह रहे हैं जी कि वो पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान की फ़िक्र करे, खैबर पख्तूनख्वा की फ़िक्र करे, सऊदी अरब की फ़िक्र बाद में करे। देखें, मसला ये है कि मैं दोबारा थोड़ा सा मुहतात अंदाज में आपको यही बताऊंगा कि कतर में कुछ अर्सा पहले कतर की इंटेलिजेंस को पता चला कि कुछ इंडियन कंपनियां जो हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो वहाँ पर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कतर में इंडियंस जो हैं वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको सज़ाएं दी गई। अब मैं बड़े मुहतात अंदाज में सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ, कुछ इसी किस्म का मामला जो है वो सऊदी अरब के साथ भी हुआ है, उनको भी कुछ चीज़ों का पता चला है। तो अभी वो शेयर नहीं कर रहे, लेकिन उनको अब ये अंदाज़ा हो गया कि इजराइल और इंडिया ये असल में एक दूसरे के दोस्त हैं। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट कर लें हम इंडिया में, ये हमारा दोस्त नहीं बन सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरब इस वक्त ये तो नहीं कहेगा ना जनाब कि हमने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की वो बहुत बड़ी गलती थी, ये तो नहीं कहेगा। लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा किया है और इस मुआहदे में ये लफ्ज़ आ गए, जो नेटो ट्रीटी की आर्टिकल 5 है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन के मुआहदे में कि एक पर हमला दोनों पर हमला। नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 भी यही है। तो ये जो अल्फाज हैं कि एक पर हमला दोनों पर हमला, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि कल रात को जब ये खबर आई तो आपने भी तबसरा किया, मैंने भी तबसरा किया, और मेरे बारे में और आपके बारे में अब इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा परेशान है। उनको क्या प्रॉब्लम है? हमने यही बात की है ना कि भाई ये एक इंडिया जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है, उसकी बहुत बड़ी सफारती नाकामी है पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा। ये बात उनको हजम नहीं हो रही। देखें, हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। ये जो मुआहदा है दोनों ममालिक के दरमियान, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर खुदा न ख्वास्ता हमला होता है तो सऊदी अरब को भरपूर तरीके से डिफेंड करना है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान की बड़ी फौज डिफेंड करेगी। पाकिस्तान की बड़ी फौज तो पहले से सऊदी अरब में मौजूद है। सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी करेगा, पॉलिटिकल सपोर्ट भी करेगा, और जो उसके पास टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, उनका जो उनके पास जो टेक्निकल इंटेलिजेंस का सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसी टेक्निकल इंटेलिजेंस के सिस्टम के ज़रिए उन्होंने ये पता लगाया कि इजराइल और इंडिया के दरमियान मामलात कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और इजराइल जो है वो सऊदी अरब में क्या कर रहा है और पाकिस्तान में क्या कर रहा है। तो जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा दस्तखत करने से पहले ही पाकिस्तान को बहुत कुछ बता दिया हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को जो उनकी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की जो मूवमेंट होगी, लम्हे लम्हे की जो उसकी नकलो हरकत होगी, उसके बारे में हम खुद भी बहुत सी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें हमारे पास अपनी भी बड़ी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो सऊदी अरब से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उनके जदीद टेक्नोलॉजी के निज़ाम के ज़रिए वो किसी रॉकेट या मिसाइल से कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। कानून साजी होने के बावजूद सिंध में कारोकारी के केसेस में इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
जंग अखबार में शाया होने वाली सहाफ़ी साकिब सगीर की खबर के मुताबिक सिंध में रवां बरस कारोकारी करार देकर 142 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में 105 खवातीन और 37 मर्द शामिल हैं। खबर के मुताबिक सिंध भर में इस साल कारोकारी के 124 केसेस में 142 अफराद को कत्ल किया गया है। कारोकारी करार देकर कत्ल करने वाले मुल्जिमान में 74 मुल्जिमान मकतूलीन के शौहर, वालिद, वालदा, भाई, बेटे, बेटी और बहनें हैं। इसके अलावा 46 मुल्जिमान दीगर रिश्तेदार हैं, जबकि 7 मुल्जिमान मकतूलीन के पड़ोसी या दोस्त हैं। पुलिस के मुताबिक रवां बरस कारोकारी के वाक़यात में मुलव्विस मुल्जिमान में 38 मकतूलीन के शौहर, 6 मकतूलीन के बाप और 24 मकतूलीन के भाई शामिल हैं। खबर के मुताबिक कारोकारी करार देकर कत्ल करने के वाक़यात में मुख्तलिफ अक़साम के हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनमें 6 वाक़यात में क्लाशनकोफ या स्टेन गन, 16 वाक़यात में शॉट गन, 2 में राइफल, 50 वाक़यात में रिवॉल्वर या पिस्तौल, 6 वाक़यात में छुरी या खंजर, जबकि 30 वाक़यात में दीगर इक़साम के हथियार शामिल हैं। कारोकारी करार देकर सबसे ज़्यादा अफराद को लाड़काना रेंज में कत्ल किया गया। खबर के मुताबिक साल 2024 में इस मुद्दत में सिंध भर में कारोकारी के 86 केसेस में 79 खवातीन समेत 99 अफराद को कत्ल किया गया था। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कारोकारी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साकिब सगीर की खबर के मुताबिक मंगल के रोज़ कोरंगी में खातून को इसके शौहर और भाई ने गैरत के नाम पर तेज़ धार आले के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस उसके शौहर और भाई को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला खातून की शनाख्त 40 साला जीनत के नाम से हुई है। सहाफ़ी इम्तियाज़ अली की खबर के मुताबिक कराची में लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में 7 बच्चों की मां को मुबैना तौर पर उसके शौहर ने गैरत के नाम पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। चाकीवाड़ा थाने के SHO साजिद धारेजो ने बताया कि 40 साला बख्तावर को उसके शौहर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसके अलावा एक दूसरे केस में कराची घग्गर फाटक में एक शादीशुदा जोड़े और उनके 3 साला बच्चे को उनके घर में कत्ल कर दिया गया था। मरने वालों की शनाख्त 40 साला अब्दुल मजीद, उनकी 28 साला बीवी सकीना और 3 साला बेटे अब्दुल नबी के नाम से हुई थी। जोड़े ने तकरीबन 7 साल पहले अपनी मर्जी से शादी की थी और पुलिस के मुताबिक कत्ल का यह वाक़या उनकी शादी से जुड़ा हुआ है। मकतूलीन के जिस्म पर मुतादिद ज़ख्म थे जो बज़ाहिर किसी तेज़ धार हथियार जैसे कुल्हाड़ी से लगाए गए थे। इसके अलावा जुलाई में कराची के इलाके मंगूपीर में भी इसी तरह का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। पुलिस के मुताबिक गैरत के नाम पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि तीसरा जख्मी हो गया। मकतूल का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला बोलान से था। वो 4 दिन पहले कराची आए और अपने एक रिश्तेदार के घर रहने लगे। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून के भाई और दीगर रिश्तेदारों ने जोड़े का सुराग लगाया और एक रिश्तेदार के साथ गोलियां मारी, जिसके नतीजे में रिश्तेदार जख्मी हो गए, जबकि मुल्जिमान खातून को वापस बलूचिस्तान ले गए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।